बहती हुई गाड़ियां, भरभरा कर गिरते मकान, स्टेशनों पर रुकी ट्रेनें, कहीं सोसाइटी समंदर बन गई है, कहीं गाड़ियों का रास्ता बरसते पानी ने रोक दिया है। लोग घरों में कैद हैं, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकारी बादलों ने ऐसा कहर बरपाया है कि संडे का दिन तो खराब हो गया, लेकिन अब कल की चिंता भी सताई जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कहीं कार डूब गई तो कहीं हाहाकारी सैलाब के बीच लोग फंस गए। कहीं अपनी आंखों के सामने ही अपना आशियाना डूबते देखने को लोग मजबूर हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या गांव तो क्या शहर, हर तरफ मानो लग रहा है कि धरती डूब रही है। इस बाजार में दुकानें डूबती दिख रही हैं, चारों तरफ हाहाकारी तस्वीरें डरा रही हैं। वहीं ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ रहा है। यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। कहीं स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई है तो राज्य सरकार अपने अफसरों की छुट्टी तक कैंसिल कर रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत 8 राज्यों में अलर्ट जारी कर लोगों को आगाह किया है। यहाँ चमोली से लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त ये चट्टान गिरा तो उस समय कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। बात करें उत्तरकाशी की तो ये युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। इसे नहीं मालूम कि अगले पल खतरनाक और उफान खाती लहरें इसे कहीं अपनी चपेट में न ले लें। उत्तराखंड के नैनीताल में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पहाड़ पर बसे इस शहर के अंदर भी जल भराव हो गया है। मौसम विभाग की ओर से अभी बारिश के इसी मिजाज के संकेत मिले, यानी आसमानी आफत जारी रही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी ब्यास नदी ने रुद्रावतार ले लिया है। भारी बारिश के बाद नदी ने अपनी सीमाएं लांघ दी है और नदी किनारे बस स्टैंड को अपनी आगोश में ले लिया। बाढ़ की वजह से मनाली में हाईवे का हिस्सा बह गया है। हालांकि इसकी वजह से किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। नदी का पानी उफान पर है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटों में पूरे प्रदेश में ही ये जो एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। साथ ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट भी जारी किया है जो मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हैं। और फिर 10 तारीख को भी हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। देखिए अभी तो मतलब आगामी 5 दिनों तक ये जो वेट स्पेल है ये पूरे प्रदेश में ही जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के सोलन बारिश के बाद रेलगाड़ियों को स्थगित करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा है कि जो भी लोग इस कुदरती आपदा से प्रभावित हैं उनकी हर संभव मदद की जाएगी। हरियाणा के अंबाला में इतनी तेज बारिश हुई है कि पानी पहले सड़कों पर जमा हुआ और फिर लोगों के घरों में घुसने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मकान के अंदर पानी जमा है। पंचकुला में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। सड़कों पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित हो गया। प्रशासन की ओर से सड़कें खोलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू के कठुआ में भी नदी की तेज धारा में 16 लोग फंस गए। इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पुलिस ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह भी दी है। जम्मू के रियासी से सड़क धंसने की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई है। आसपास मौजूद लोग भय के मारे भाग रहे हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला हाईवे आज दूसरे दिन भी बंद है। सैकड़ों ट्रक जहां के तहां खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
पुंछ जिले के सुरकोट इलाके में भारी बारिश के कारण 2 जवान पानी में बह गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। अमरनाथ यात्रा 3 दिन रुकने के बाद शुरू तो हो गई, लेकिन प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश भर में जगह जगह बरसात ने कोहराम मचा रखा है और हमारे कई सहयोगी ग्राउंड जीरो से पूरी अपडेट हमें दे रहे हैं। रजत वोरा जो कि चेनाब रिवर साइड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दिल्ली की अपडेट देने के लिए नीरज गौड़ है। सबसे पहले रजत, अगर बात करें चेनाब की लहरों की, तो चेनाब की लहरों हमारे को दिखाएं हमारे दर्शकों को और बताएं कि वहां क्या हालात हैं। जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और ख़ास तौर पर जो बात करें जो बगलियार डैम चेनाब का है रियासी ज़िले में, वहाँ से लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और उसके बाद से लेकर अगर बात करें तो निचले इलाकों में पानी का जो बहाव है वो बढ़ चुका है। अगर बात करें अखनूर चेनाब की तो वहाँ पर भी जो पानी है वो 32 फुट से ज़्यादा चल रहा है, जो कि एक अलर्ट मार्क है और कुछ ही मिनटों में वो पानी जो है वो डेंजर लेवल भी क्रॉस कर लेगा। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट पर है और आसपास के इलाकों में, खासतौर पर नदी नालों के सभी इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इस समय हम जम्मू की तवी नदी पर जहां पर मौजूद हैं, यहाँ के भी दृश्य दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, जहां पर अमूमन ये जो नदी है वो सूखी होती है, पर आज क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है तो जम्मू की जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सभी नदी नाले उफान पर हैं। खासतौर पर बात करें पुंछ राजौरी जिले और डोडा किश्तवाड़ जिले की, रामबन जिले की, तो वहां पर लगातार लैंडस्लाइड की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। 2 सेना के जवानों को हमने खो दिया है। इसके अलावा डोडा जिला में भी जो व्यक्ति है उनकी यहाँ पर मौत हो गई है। तो साफ तौर पर प्रशासन तो अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, पर कुदरत का जो कहर है तौर पर तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि रजत किस तरह से नदी उफन रही है। खालिद, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के लिए, अगर जो अलर्ट है आने वाले दिनों के लिए वो क्या है और किस तरह से ये दिन भारी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आज तक जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया था। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक कल से जो है मौसम सुधरने की उम्मीद है। हालांकि आज कुदरत मेहरबान रही। आज दोपहर के बाद से कश्मीर घाटी में मौसम खिला है। खासकर अगर हम दक्षिणी कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल की बात करें, जहां से पवित्र अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई होती है गुफा के लिए, तो वहां मौसम खुलने की वजह से 2 दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा को रिज्यूम कर दिया गया है और जो यात्री बेस कैंप में थे या शेषनाग में थे या पंचतर्दी में थे, उनको पवित्र गुफा के दर्शन करने की अनुमति दी गई। और मैं आपको बता दूं, आज 6025 यात्रियों ने जो है पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। लेकिन जो मौसम विभाग है उसने अभी भी रेड अलर्ट जो है जारी किया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर बरसात हो, जिससे झेलम नदी जो 2 जगह पर, पामपोर और साइरूल जगह पर जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन बारिश थम गई है। इससे उम्मीद की जा रही है ठीक है, तो राहत की उम्मीद की जाए। खालिद, जैसा कि आपने बताया कि बारिश रुक गई है तो आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है जम्मू कश्मीर के इलाके में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, आप हमारे साथ बने रहें। देश की राजधानी दरिया बन चुकी है। दिल्ली के स्कूलों की छुट्टी पहले ही कर दी गई है। साइबर सिटी यानी गुरुग्राम में गरजते बादलों ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा शहर मानो जलमग्न हो चुका है। सवाल है, प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। लोगों को सोमवार को क्या क्या ध्यान रखना होगा, अब यह सवाल बड़ा है। साइबर सिटी में आया सैलाब। दिल्ली की सड़कें बनी दरिया। दिल्ली एनसीआर बने सैलाब के शहर। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने दिल्ली एनसीआर की साइबर सिटी यानी गुरुग्राम को जलमग्न कर दिया है। शहर के लगभग सभी इलाकों में भारी जलभराव है। गुरुग्राम सेक्टर 50 के पुलिस स्टेशन में भी मानो सैलाब आ गया हो। सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। यहाँ के मेदांता अस्पताल से सिविल लाइन की तरफ जाने वाले अंडरपास में पानी लबालब भरा हुआ है। जिला प्रशासन के दावे भी पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में सुबह से आ रही बारिश के बाद अलग अलग जल भराव की समस्या देखने को मिली है, लेकिन न केवल सड़कों पर पानी
बल्कि अंडरपास के अंदर भी पानी भरा हुआ है। ये अंडरपास मेडिसिटी से ताऊ देवीलाल स्टेडियम और सिविल लाइन की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसमें पानी लबालब भरा हुआ है और इसी का जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी पानी भरा हुआ है। पहले जब पिछले मानसून में बारिश आई थी तो वहीं एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी। दोपहिया वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के चलते सड़कों पर ही कई गाड़ियां डूबती नजर आ रही हैं। गुरुग्राम से जहां सिस्टम की लाचारी साफ दिखी है, भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी की बदइंतजामी पर जिला प्रशासन ने अब कॉर्पोरेट कंपनियों को बड़ा आदेश जारी किया है। डीसी ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कराने के आदेश दिए हैं। सारे चारों तरफ पानी ही पानी है, रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, एकदम खस्ता हाल है। हमने तो यहाँ पर ये घर लिए थे सोच के कि गुड़गांव अच्छी सिटी है, वर्ल्ड क्लास सिटी है, बट सारी जगह वाटर लॉगिंग देख के हमें थोड़ा टेंशन हो रही है कि हम कैसे यहाँ पे रहेंगे। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो रेवेन्यू प्राप्त करें, 1% जो स्टाम्प लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी भी ले रहे हैं, इनके ऊपर जो जितना भी हाउस टैक्स वगैरह वो भी लगा रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि आज तक हम गाँव के अंदर हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन पर भी पानी घुस गया है। देश की राजधानी दिल्ली भी दरिया बन गई है। यहां सड़कों पर गाड़ियों का रास्ता लबालब पानी ने रोक दिया है। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज की दीवार गिर गई है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। मिंटो रोड मानो जैसे दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों के अफसरों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफसरों को ग्राउंड पर उतरने के निर्देश जारी किए हैं। 100 मिलीमीटर रेन तक की तो तैयारी हमारी दिल्ली सरकार की अपनी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे रहती है, लेकिन क्योंकि कल 150 mm बारिश हुई, अब उसके हिसाब से हम अपनी पंपिंग की कैपेसिटी इनहैंस कर रहे हैं। इस बीच बच्चों के बारिश में जमकर मजा लेने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। संडे का पूरा मजा लेना है तो इन बच्चों से सीखा जा सकता है, लेकिन बाकियों की चिंता सोमवार से जुड़ी है, जब काम धंधे के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। फरीदाबाद में भी लगातार 3 दिन बारिश होने की संभावना है। वहीं नोएडा में रुक रुक कर हो रही बारिश ने सड़कों को रोक दिया है। लोग जहां हैं वहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। संडे का दिन तो लोग घरों के भीतर रहकर गुजार सकते हैं, लेकिन सोमवार को सड़कों पर सैलाब से सामना हो जाए तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से हमारे सहयोगी नीरज गौर हमारे साथ हैं, साथ ही साथ गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले नीरज, अगर बात की जाए, कल दिल्ली का हाल हमने देखा था, किस तरह से पूरी तरह दिल्ली पानी पानी हो चुकी थी, सड़कें तालाब बन चुकी थी। क्या आज कुछ स्थिति बेहतर दिख रही है? देखिए चंदन, मैं आपको बताऊं कि जब भी जो कि देश की राजधानी दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रेंग रेंग कर चल रही हैं, क्योंकि बेहद ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो रोड है 11 मूर्ति से लेकर के धौला कुआं, महिपालपुर एयरपोर्ट और उसके बाद में सीधा गुरुग्राम की तरफ जाने वाला ये पूरा ट्रैफिक है। और इसी के साथ दिल्ली की जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वहाँ पर जो है जल भराव है, और उसी के साथ में जो मिंटो ब्रिज है उसको बंद रखा गया है, जखीरा जो अंडरपास है उसको बंद रखा गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एक मजदूर की पर जो है छज्जा गिरने से उसकी मौत भी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और उसी वजह से ये हादसे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और जिस वजह से दिल्ली वासियों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी चंदन। और अब चलते हैं साइबर सिटी, जो कि अब सैलाब सिटी बन चुकी है, गुरुग्राम। देवेंद्र, अगर बात की जाए गुरुग्राम की, तो जो तस्वीरें सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी और पूरी तरह से डूबा नजर आया गुरुग्राम का इलाका। आज क्या स्थिति और उससे बड़ा सवाल कल क्या होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो विचलित करने वाली तस्वीर थी वो आज भी इसी तरह से रही। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजीव चौक तो सोना की तरफ जो रोड जाता है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और न केवल सड़कों पर बल्कि जो अंडरपास है
उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है और यही कारण है कि जो भी सोना जाने वाली गाड़ियां थी उनको यहाँ से बंद कर दिया गया है, सोना रोड को पूरी तरह से, और उनको डाइवर्ट किया गया है हीरो होंडा चौक से। और इसी के चलते एक लंबा जाम भी यहाँ देखने को मिल रहा है, कांवड़िया भी आ रहे हैं जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो अंडरपास की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंडरपास पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से जिस मात्रा में, क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 163 mm की बारिश हुई और जिला प्रशासन ये कह रहा है कि हमें अंदेशा नहीं था कि इतनी बारिश आएगी, नहीं तो तैयारियां रहती। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि हर बार की तरह प्रशासन ये दावे और वादे करता है, लेकिन इस तरह से इसी अंडरपास के अंदर बाकायदा मॉडलिंग किया गया था कि तो चाहे अंडरपास हो या सामान्य सड़कें, सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि सोमवार को जब लोग कामकाज के लिए निकलेंगे तो सड़कों पर उनका क्या हाल होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऐसा नहीं है कि देश के भीतर ही सैलाब नजर आ रहा है, एशिया से लेकर यूरोप तक दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आधी दुनिया लाचार, दुश्मन बना पानी। चीन में बाढ़, हर तरफ तबाही। स्पेन में सड़कों पर बह रही गाड़ी। पाकिस्तान की सड़कें एक बार फिर पानी पानी। दुनिया बेबस है क्योंकि बारिश इस वक्त अपने चरम पर है। खुद को सुपर पावर कहने वाले देश भी बारिश के आगे बौने नजर आने लगे हैं। ये डरावनी तस्वीरें चीन से आई हैं। चीन के ज्यादातर शहर बाढ़ से जूझ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं और गाड़ियां नाव, जिनको आप बहते हुए देख सकते हैं। ड्रोन कैमरे की नजर से देखें तो जिधर भी आपकी नजर जाएगी हर जगह आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश की चालबाजी से चीन की रफ्तार में कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया है। चीन का लगभग हर प्रांत कयामत की इस बारिश से दो दो हाथ कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चीन में जून में सामान्य से 13% ज्यादा बारिश हुई है और फिलहाल बारिश के रुकने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। चीन के न्यूज चैनल्स इन दिनों बाढ़ की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। चुंगचीन प्रांत में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव से सामना करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। लोग यहां किसी तरह अपने आप को पानी के इस विकराल रूप से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी के बहाव में इस कार सवार की जान अटकी थी। कार की छत पर बैठा ये शख्स अपने रेस्क्यू का इंतजार कर रहा था। आखिर में किसी तरह रेस्क्यू वर्कर्स ने इसकी जान बचाई। बाढ़ के अटैक के साथ ड्रैगन के पहाड़ भी दरकने लगे। मध्य चीन में लैंडस्लाइड के बाद 9 लोग गुमशुदा हो गए, जिसके बाद मलबे में दबे 5 लोगों को किसी तरह बचाया गया। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ और दिन चीन इस आसमानी आफत से जूझता रहेगा, क्योंकि चीन के वेदर डिपार्टमेंट की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक चीन में भारी बारिश होने वाली है। बाढ़ के बीच अलग अलग प्रांत के हजारों लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया है। इस वक्त चीन उत्तर, मध्य और दक्षिण उत्तर क्षेत्र बारिश से प्रभावित हैं। लोगों को बचाने के लिए चीन ने कुल 10 प्रांतों में लेवल 4 इमरजेंसी लगाई है। इस बीच चीन के उत्तर पूर्व क्षेत्र के 3 प्रांत बारिश में डूब गए हैं। बारिश से दक्षिण पश्चिमी इलाके में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई। कुदरत के कहर से सिर्फ चीन ही नहीं, यूरोप भी प्रभावित है। स्पेन में इन दिनों पानी का सैलाब आया है। सड़कों पर पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि यहाँ तिनके की तरह गाड़ियां बहने लगी। इस वक्त स्पेन की ज्यादातर सड़कें कार या बाइक नहीं, सिर्फ नाव चलाने लायक बची हैं। स्पेन में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान इन गाड़ियों को ही हुआ है। पानी में फंसी कई गाड़ियां
अब सर्विसिंग के बिना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। कुदरत के कहर के आगे स्पेन के ज़रागोजा शहर ने घुटने टेक दिए थे। यहाँ जितनी बारिश हुई उतने ही ओले भी गिरे। बारिश के बाद सड़कों पर चारों तरफ ओले बिखरे थे। यही वजह है कि ज़रागोजा की ये सड़कें बारिश के बाद पूरी तरह सफेद नजर आ रही हैं। यूरोप के साथ एशिया में हमारा अगला पड़ोसी पाकिस्तान भी बाढ़ से जूझ रहा है। बीते कई दिनों से जब पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश होती है, लाहौर की सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन ने पाकिस्तान पर कब्जे के लिए अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना से उसे जोड़ा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का झुंझुना पकड़ाया, अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन अब सीपेक चीन और पाकिस्तान दोनों के गले की फांस बन गया है। चीन को लग रहा है कि उसका पैसा डूब गया, पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन ने उसे कर्ज के जाल में फंसा लिया। चीन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाकिस्तान अब उसके एक्सपर्ट ये दुआ मांग रहे हैं कि उनके देश को भी मोदी जैसा कोई नेता मिल जाए, तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी अच्छे दिन आ जाएं। एक तरफ पाकिस्तानी चिल्ला कर बता रहे हैं कि चीन ने सीपैक के नाम पर पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। दूसरी ओर शहबाज शरीफ को भी समझ में आ गया है भारत सीपैक को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगा, इसलिए शहबाज भारत से सीपैक में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। और पाकिस्तान की बर्बादी के बाद लोग चाहते हैं उन्हें शहबाज और इमरान जैसे नेताओं से मुक्ति मिले और कोई मोदी पाकिस्तान को संवार दे, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत में विवाद करने वाले नेता ही हैं। अब शहबाज सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है कि इमरान खान ने सीपैक को फेल करने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत बड़ा सच है, लेकिन पाकिस्तान में इसे मानेगा कौन? फिलहाल नया खुलासा इस बात को लेकर भी हुआ है कि चीन चाहता था इमरान खान सत्ता में न आए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इमरान खान भी जानते थे चीन पाकिस्तान को बुरी तरह कर्ज के जाल में जकड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका के हंटर की वजह से भी इमरान सीपैक से पल्ला छुड़ाना चाहते थे। पाकिस्तान के एक्सपर्ट तो ये भी बता रहे हैं कि चीन के डेट ट्रैप की वजह से ही IMF पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान के IMF से पैसा लेकर चीन तक भी डॉलर्स पहुंचाने की आशंका थी। अब आप समझिए सीपैक पर चाइनीज ट्रैप पर फंसने वाली बात को नकारने वाले बिलावल भुट्टो के बयान को पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्यों बचकाना बता रहे हैं। दरअसल कंगाल पाकिस्तान के पास सीपैक को देने के लिए पैसे नहीं है। इसी के साथ सीपैक पर 25 अरब डॉलर उड़ाने वाले चीन का भी दिवाला निकल गया है। बलोच विद्रोही लगातार चीनी नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। आतंकी हमलों और कर्ज को लेकर पाकिस्तान और चीन में मतभेद पैदा हो गए हैं और पाकिस्तानियों को ये भी लगता है कि सीपैक की विफलता के पीछे भारत का ही हाथ। लेकिन ऐसे में शहबाज शरीफ क्यों भारत को सीपैक में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं? पाकिस्तान की मीडिया ये सवाल भी पूछ रही है, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ की पार्टी चीन और भारत के रिश्तों का उदाहरण देती है। इधर कंगाली और चीन के जाल से पाकिस्तान की गरीब जनता इतनी परेशान है कि अपने हुक्मरानों से कह रही है कश्मीर भी भारत को सौंप दो, लेकिन भारत से दोस्ती कर लो। वैसे जो पाकिस्तान की जनता कह रही है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी उसे स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान से लड़ना उनके बस की बात नहीं। इसके अलावा भारत की दुनिया में जमती धाक और दुनिया भर में चीन के काउंटर को पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी देख सकते हैं। उन्हें भी मालूम है कि आने वाला वक्त भारत का ही है। फिलहाल पाकिस्तान की किस्मत में ना तो मोदी जैसे नेता हैं, ना ही अच्छे दिन, और चीन के जाल में फंसकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना भी लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की हालत खस्ता है, लेकिन साजिश से वो बाज नहीं आता। पाकिस्तान भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश को भी हवा दे रहा है। विदेशों में भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है, लेकिन अब विदेशों में बसे भारतीय मौके पर ही खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को जवाब दे रहे हैं। टोरंटो में खालिस्तानी अपना झंडा लेकर आए तो भारतीयों ने तिरंगे के साथ प्रदर्शन करके उनके नापाक एजेंडे को विफल कर दिया है। ब्रिटेन के लंदन और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से लेकर कनाडा के टोरंटो तक मुट्ठी भर खालिस्तानियों के प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए अब भारतीयों ने कमर कस ली। अब खालिस्तानियों को उनके स्टाइल में प्रोपेगेंडा वाली साइट पर ही जवाब दिया जा रहा है।
ये कनाडा के टोरंटो की तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे। भारतीयों के हाथ में तिरंगा और जुबां पर भारत माता की जय के नारे थे, जिसकी गूंज के सामने खालिस्तानियों के प्रोपेगेंडा का शोर थम गया। खालिस्तानी अपना पीला झंडा लेकर आए थे, जिसका जवाब भारतीयों ने तिरंगा लहरा कर दिया। खालिस्तानियों ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद 8 जुलाई को विदेशों में भारत के खिलाफ रैलियां आयोजित की थीं, जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। Canada is a peaceful country and we want it to remain peaceful, and we should basically, we are trying to tell the government of Canada, take cognizance of this, that this is not freedom of expression. This is for sure not a freedom of expression. When you tell somebody that you are killing somebody or you are displaying a killing act like the one which happened in Brampton last week, you are not basically showing the freedom of expression, but you are promoting terrorism and separatism. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो दूतावासों के बाहर खालिस्तानियों की भीड़ जमा तक नहीं हो सकी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर 30-40 खालिस्तानी इकट्ठे हुए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा भी बेअसर साबित हुआ और टोरंटो में भारतीयों ने खालिस्तानियों की जुबान पर ताला लगा दिया। We are trying to stop all this Khalistanis nonsense here, and we are here for the solidarity of Canada and India all together. They are giving wrong information, saying they want to kill our diplomats, which is murder, and we are totally against that. विदेशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग पर जिस तरह से पिछले 1 साल में खालिस्तानियों के हमले बढ़े हैं, उसे देखते हुए अब खुफिया एजेंसियों और NIA ने खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़े एक्शन की तैयारी की है। जिन 6 देशों में खालिस्तानी आतंकी फैले हैं, वहां अब उनकी खैर नहीं। इसके अलावा विदेश मंत्री ने भी खालिस्तानियों पर नरमी बरतने के आरोप लगाए और कनाडा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। They seem to be driven by vote bank politics, and their responses have all been, to the best of my understanding, actually constrained by what they regard as vote bank compulsions on them. We made it very clear, and I've done so sometimes even in public, which is that if there are activities which are permitted from Canada which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respond. फिलहाल भारत की सरकार और विदेशों में बसे भारतीय मिलकर खालिस्तानियों के प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में तय है, पाकिस्तान परस्त इन भाड़े के प्रदर्शनकारियों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध को 500 दिन पूरे हो चुके हैं। 21वीं सदी की यह सबसे बड़ी जंग कब खत्म होगी, कोई नहीं जानता। इस बीच एक और नेटो देश ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का झुंझुना पकड़ाया है, लेकिन अब तक यूक्रेन को जंग से तबाही के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे हो गए। युद्ध के शुरुआती दिनों में एक्सपर्ट कह रहे थे कि युद्ध में यूक्रेन कहीं नहीं टिकेगा, कुछ ही दिनों में रूस यूक्रेन को धूल चटा देगा। लेकिन आज 500 दिन पूरे होने के बाद भी हालात पहले दिन जैसे ही हैं। इन 500 दिनों में रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की मौत हो गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जिन पश्चिमी देशों के भरोसे यूक्रेन ने रूस से अदावत की, उन देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए, लेकिन नेटो की सदस्यता अभी तक यूक्रेन को नहीं दी गई। एक बार फिर से एक नेटो देश ने ज़ेलेंस्की को नेटो में शामिल होने के सपने दिखाए हैं। इस बार तुर्की ने यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की मांग को समर्थन दिया है। 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden वॉर के 500 दिन पूरे होने पर यूक्रेन के 5 सैनिकों को रिहा किया गया। ये वो सैनिक हैं जिन्हें अजोवस्टल स्टील प्लांट पर कब्जे के बाद रूस ने गिरफ्तार किया था। अब तुर्की के रास्ते उन्हें यूक्रेन वापस भेजा गया। सैनिकों को भेजने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तुर्की का धन्यवाद किया। Повернення українців додому. Андрій Єрмак, Кирило Буданов
Ігор Клименко, Рустем Умеров, Служба безпеки України. Дякую вам, хлопці Василя Васильовича. Також я вдячний турецькій стороні, особисто президенту Ердогану за допомогу у звільненні. तुर्की ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का समर्थन किया है, लेकिन ऐसे वायदे यूक्रेन से कई नेटो देश कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध के 500 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी तक यूक्रेन से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। आज भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिली है। ऐसे में यूक्रेन नेटो के लिए सिर्फ रूस को फंसा कर रखने का टूल बनकर रह गया दिखता है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को नुकसान उठाना पड़ा है। यूएन के मुताबिक इन 500 दिनों में यूक्रेन के 9,000 आम नागरिकों की मौत हुई, इनमें 500 बच्चे भी शामिल हैं। 15,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। वहीं जंग की वजह से जुलाई 2023 तक 60 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, इनमें करीब 12,000 लोग रूस गए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 500 दिनों में यूक्रेन की इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। IMF ने बताया कि जंग के असर से उबरने के लिए यूक्रेन को 10 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। इस पर 33 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इधर 500 दिन बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का हल नहीं निकला। ना तो वार्ता से, न ही हथियार से, किसी भी तरह दोनों देशों के बीच सुलह होने की गुंजाइश नहीं दिख रही और न ही यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का सपना पूरा होता दिख रहा है, जिस सपने की वजह से यूक्रेन को तबाही और बर्बादी की सुनामी लाने वाला ये युद्ध झेलना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।